करते करते सारे क्वेश्चंस ख़त्म करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा बेस मजबूत होगा कि पहले कितने पीछे कैसे कैसे के क्वेश्चंस आए हैं। चलो अब हम बात करते हैं इस वीडियो में ही कौन से क्वेश्चंस की, 21 यानी कि 21वें क्वेश्चन की। इसमें क्या है, उन्होंने बोला है एट ए टाइम व्हेन एम्पायर इन यूरोप वर क्रम्बलिंग, यानी कि जो यूरोप जो था वो अपने घुटनों पर क्रम्बल यानी कि रेंग रहा था बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियंस के कारण विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई इन इंडिया। यानी कि जब ब्रिटिशर्स की बैंड बज गई थी, मैंने ऐसे याद किया था, जब ब्रिटिशर्स की बैंड बज गई थी तो रॉबर्ट कह रहा हूँ मैं, देखिए जो लॉर्ड हास्टिंग है वो हंसते हंसते उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स का जो फ्लैग था उसे हाई रख रहा है। ये मतलब नहीं कि वो फ्लैग लेके खड़े हो गए और वो हाई रख दिया बस, नहीं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लोगों को और भी ज़्यादा दुखदाई दिए और भी ज़्यादा ऐसे काम किए ताकि जो ब्रिटिश का एम्पायर है वो आगे बढ़ सके। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा लॉर्ड हास्टिंग। यानी कि ये जो लॉर्ड हास्टिंग है ना, इसने हंसते हंसते क्या किया, यूरोप का फ्लाई जो है वो ऊपर रखा, इसमें कोई डाउट अगर नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कहने के चाहते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि हम नॉट करेक्ट वाला आ गया। देखिए अब कई बार अब स्टेटमेंट आती है यूपीएससी में कि नॉट करेक्ट वाला, कि आप पहले आंसर देख लेते हो, आंसर आप अपना दे देते हो। सपोज करो आपने आंसर लगा दिया बी या ए, कुछ भी लगा दिया, सपोज कर लो बी या ए में कुछ भी लगा दिया, और वहाँ पर आपने देखा नहीं कि ऊपर लिखा क्या था, करेक्ट था या नॉट करेक्ट। इसलिए ये चीज़ का पेपर में जरूर ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं, नील दर्पण वॉज प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या सही है कि जो नील दर्पण है, नील दर्पण ये आपको पता होगा, नील दर्पण है ना, क्या ये इंडिगो फार्मर के एक्सप्लॉयटेशन के बेस है? हाँ जी बताइए। वैसे तो मेरे ख्याल से ये मोस्टली पता ही होगा क्योंकि नील और दर्पण जो था वो इंडिगो फार्मर के बारे में भी है ना। तो यानी कि इसे जो नील दर्पण है इसे मिरर ऑफ इंडिगो भी कहते हैं, यानी कि मिरर ऑफ इंडिगो। ओके, और जो ये इसे क्या कहते हैं और भी, यानी कि ये सिंपल सी बात है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, जो ये नील दर्पण है ना, ये नील दर्पण की बात कर रहे हैं हम, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये दीना बंधु मित्रा के द्वारा, ये बंधु मित्रा जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दीना बंधु मित्रा। ओके, यानी कि जिनके समय बंधु थे और मित्र थे, यानी कि जब भी नील आ जाए ना, दिन के समय ही नीला आसमान दिखता है ना, वैसे आप याद कर लेना कि दिन की बात हो रही है। नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? दिन के समय। लाइक ऐसे कि अब रात को नीला दिखेगा, नहीं रात को तो काला दिखेगा, नहीं तो काला दर्पण होता है ना, इसलिए नीला दर्पण लिखा है। अब देखो, द ऑथर ऑफ प्ले गशी राम कोटवाली विजय तेंदुलकर। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये क्या है, गशी तेंदुलकर जो है वो विजय तेंदुलकर के द्वारा ही रिटर्न किया गया, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इसको आपको बिल्कुल ही, आप मुझे तो पता था, इसको मैंने बता दिया, बट एक्चुअली में क्या है ये भी आप ये याद रखिए ना कि क्या पता फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कब, है ना, कब लिखा था, तो आपने लिखना है 1972। ओके, बस इतना और दिमाग में छाप लीजिएगा। अब चलो अगला देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है। ये थर्ड स्टेटमेंट मैं पहले बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने ठीक नहीं लिखा। थर्ड स्टेटमेंट, द प्ले नवन बाय नवीन चंद्रा वॉज बेस्ड ऑन फेमिन ऑफ बंगाल। अच्छा, ये नवन, मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये नवन है ना, नवन बाय नवीन चंद्रा, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? फेमिन ऑफ बंगाल के बारे में है। हाँ जी बताइए, सोचिए, क्या पता आपके दिमाग में ये खुद ही चांद का टुकड़ा वाला ये स्टेटमेंट दिख जाए, मतलब कि ये आंसर जो होगा ये आपका क्या बन जाएगा? करेक्ट है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट ही क्या है, ये रॉन्ग है। ओके, इसमें कोई डाउट तो बताइए, अगर नहीं तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट। यानी कि ये मैंने बोला कि बस सिलेक्ट करना है। द फर्स्ट इंडियन, यानी कि जो द फर्स्ट इंडियन थी वो किसके द्वारा लिखी गई? पहले तो आप देख लीजिए, फर्स्ट इंडियन किसके द्वारा लिखी गई थी? किसी को कोई है, कोई आंसर के बारे में पता है? द फर्स्ट इंडियन था वो क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। यानी कि फर्स्ट इंडियन कौन था? विनायक दामोदर। यानी कि इंडिया वाले दाम बहुत लगाते हैं ना, पैसे याद कर लेना कि विनायक दामोदर सावरकर कर लेना। और अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसमें क्या है, आनंद मठ। ये तो मोस्टली पता ही होगा, अगर किसी नवा भी किसने शुरू किया है, आनंद मठ तो पता होगा। आनंद मठ क्या है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, ये तो मोस्टली पता ही होता है। और लाइफ डिवाइन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है? ये है किसके द्वारा? सर अरबिंदो। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और साधना जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? अब अपने पास तो आंसर ही आ गया है, साधना किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं। आपने याद कैसे करना है, जो फर्स्ट इंडियन है ना, आपने इसको ऐसे याद रखना है। फर्स्ट इंडियन का कैसे याद रखना है? जो दामोदर, लेकिन दामोद की हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर इंडियन दाम लगाते हैं ना, इसलिए फर्स्ट इंडियन की जब बात होगी तो दामोदर की बात होगी, ठीक है, दामोदर सावरकर। आनंद मठ ये तो सबको याद होगा, इसको तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बात करते हैं लाइफ डिवाइन। जो लाइफ डिवाइन है
हम कहते हैं किसी चीज़ की अगर किसी को काटे यानी कि उसकी लाइफ को डिवाइड कर दे ऐसे, ठीक है, लेकिन वो क्या कहेगा, अरे अरे रुको, है ना, वैसे ही अरो बिंदु, आपने क्या कहना है फिर, अरो बिंदु, यानी कि अरे अरे रुको, अभी रुको, मत काटो। अगला आ गया साधना। जो साधना है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, ठीक है, यानी कि साधना लगा के रखते थे रवि जी, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 24th क्वेश्चन। इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स आपने बताने कंसीडर करने हैं। मार्कर थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है बार बार। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है, इंडिगो और ये सेंट्रल रिबिलियन, डेक्कन और ये म्यूटनी ऑफ स्पॉइस, ये आपको तीनों बताना है कि कैसे लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो हम देखते हैं हर एक स्टेटमेंट को। लाइक इंडिगो जो था, इंडिगो रिवोल्ट, यानी कि आप ये रखें ना 1860 में कब क्या हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट, ये याद रखना। अब बात करते हैं संथल रिबेलियन कब हुआ था, ये 1855 से कब हुआ था, 56 तक, ये टाइमलाइन बताई जाती है। ये संथल रिबेलियन की बात की। और डेक्कन राइट, ये कब होते हैं भाई, डेक्कन राइट ये कब हुए थे, 1875, यानी कि 75। ओके, और अगला जो म्यूटनी ऑफ स्पॉइस, ये म्यूटनी तो आपको पता ही होगी, 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, 1857, 1857 की बात हो रही है, तो ये आ गया। अब आप देखिए ये कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बन रहा है। पहले देखिए क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है अपना, क्या आ रहा है, देखिए दूसरा नंबर आ रहा है ना, तो ये आ गया अपना 2, और फिर क्या आ रहा है 2, ये भी आ गया और 2 ये भी आ गया। हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना। 2 वाले यही 2 ऑप्शन है, यानी कि कुछ कुछ तो हम पास आ ही गए, एक ये और एक ये है। अब इसमें देखिए और क्या बन सकता है फिर उसके बाद। अब आ गया 4 और 4, ये दोनों ठीक है, ये 3। अब देखिए 3 पे क्या था, ये था, तो मतलब कि 3 क्या करेंगे हम, मैच कराना है, तो ये जो अपना आंसर है वो अपना डी बन गया। आप समझिए, ये कुछ आपको ना डेट्स टाइमलाइन जरूर याद रखनी है। ये जो म्यूटनी ऑफ स्पॉइस थी ये 1857 की बात हो गई है, और डेक्कन रिवोल्ट, ठीक है, डेक्कन रिवोल्ट तो पता ही होना चाहिए क्योंकि ये जो डेक्कन रिवोल्ट था ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, ये 1875 की बात कर रहे हैं, डेक्कन रिवोल्ट, ठीक है, ये तो याद रखना है, डेक्कन की बात हो रही है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब आपने ये सब तो पढ़े होंगे कि 70, 75, 18, यानी कि ये बर्मीज़ है, अफगान है, मराठा है, मैसूर है, ये सबको टाइमलाइन के साथ मैच करना। पहले ये सब चीज़ें ना फैक्चुअल चीज़ें कम और ज़्यादातर रटिफिकेशन वाली आती थी कि ये टाइमलाइन आप मैच करो, है ना। बट चलो देखते हैं हम इसको भी। इसमें क्या है, आपने देखना है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर, ये कब की बात हो रही है। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर में क्या हुआ था, बर्मीज़ जो थे वो डिफीटेड हुए थे, बर्मीज़ जो थे वो डिफीटेड हो गए, यानी कि हार गए थे। और उनके साथ क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ यंदोबो, ठीक है, इनके साथ ट्रीटी ऑफ यंदोबो हुआ था। यानी कि आप जब भी बर्मी की बात करेंगे ना, बर्मा, जब भी क्या होगा बर्मी की बात होगी ना, तो ट्रीटी ऑफ यंदोबो याद रखना। जो बर्मा को अगर आपका दोस्त होगा फिर तो बहुत अच्छा है बर्मा, क्योंकि मेरा एक दोस्त था बर्मा, ठीक है, तो मैंने उससे कर लिया कि वो यंदोबो है, ठीक है, याद कम ही करता है। और उसके बाद आ गया फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। अब बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। इसमें क्या था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में क्या हुआ था, ये अफगान का वॉर था, और ये अफगान थे वो डिफीटेड गए थे। अफगान जो थे, क्या हो गया, ये जो अफगान था वो डिफीटेड था इसमें, ठीक है। और इसमें क्या था, ये 1838 की टाइमलाइन की बात चल रही है, 38, ठीक है, ये याद रखना है। बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स वो डिफीटेड किए गए थे। हम ब्रिटिशर्स का एक फॉर्म भी लिखते हैं, ब्रिटिशर्स, सिंपल, ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या गए थे, डिफीटेड गए थे। और यहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई, यानी कि यहाँ पर ट्रीटी कौन सी हुई थी, सालबाई, और ये कब हुई थी, 1782 में। आप इसको याद रखना। अब बात करते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वार भी पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड एंग्लो मैसूर वार भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या था, सेकंड एंग्लो मैसूर वार में क्या था, कुछ इसमें आपको पता भी है कि सेकंड एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ था, बताइए। सेकंड एंग्लो मैसूर वार, इसमें क्या था, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो वो भी अच्छी बात है अपना। जो अगर आपको कोई कमेंट आता है ना, कमेंट, तो आप जरूर लिखिए, आपके अपने डाउट जरूर पूछिए, ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको भी डाउट है ना। नहीं तो वीडियो तो सब देख के चले जाते हैं, किसी ने ना ही लाइक किया, ना ही शेयर किया, ना ही अपने दोस्तों के साथ साझा किया, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई आप लोग भी प्यार दर्शा रहे हैं ना। थोड़ा सा आप अपना प्यार भी बताइए। ये देखिए सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें क्या था, हैदर अली जो थे वो मर गए थे। ओके, हैदर अली क्या थे, वो मर गए थे। एंड ये सक्सीड किसके द्वारा गया था, वो टीपू सुल्तान, ये टीपू जो सुल्तान थे उनके द्वारा, जो इस टीपू सुल्तान जी के द्वारा ये क्या किया था, उनको सक्सीड किया गया था। और इनके साथ ट्रीटी कौन सी हुई थी, मंगलोर, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। ओके, ये याद रखना, ये इतना समझ आया तो
अगर आपको ये समझ आया तो थम्स अप जरूर करिएगा भाइयों, ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलो अब देखते हैं हमारा जो आंसर था, वहाँ पर मैंने सारे तो बता दिए। तो यहाँ पर अपना जो आंसर बन गया वो क्या बन गया, आंसर तो यार आंसर का तो कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो इसका आंसर है वो अपना सी ऑप्शन बन गया। सिंपल सी बात है, सी बनेगा ना, ये अपना सी ऑप्शन बन गया। ये आपको समझ आया, ये वाला। अब अगला 26 की बात करते हैं। आपको मतलब कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि चलो मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, फटाफट सोचना दिमाग में कि जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर थी उसमें ट्रीटी कौन सी की थी। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर में ट्रीटी कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ यादागो। और जो फर्स्ट एंग्लो वॉर था उसमें क्या था, कब हुई थी, फर्स्ट एंग्लो कौन सी वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। उसमें कौन, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में या फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में कौन डिफीटेड था, अफगान डिफीटेड थे, है ना। और कुछ, यानी कि ऐसी चीज़ें आप रिवाइज़ किया करो। जब ये वीडियो कर लिया ना, इसके बाद में आप इसको रिकॉल करना कि आप रिकॉल कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप उसके पावर को बढ़ा के डेली रिकॉल करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, और थोड़े समय बाद आप रिकॉल करने की जो क्षमता है वो काफ़ी तेज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजिया। वैसे तो चलो मैंने आंसर भी साथ में बता दिया, क्योंकि डलहौजिया ही था जिसने काफ़ी सारे जो वो एक्सपेंशन किया था ब्रिटिशर्स का, इसी टाइम के ड्यूरिंग में हुआ था। और जो इसमें क्या था, डलहौजिया जो था उसने जो एक नीति चलाई थी, क्योंकि बहुत फेमस है इसकी नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो इसकी नीति है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यानी कि इसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए। इसके थ्रू क्या था, उन्होंने झांसी, ठीक है, झांसी को झांस लिया, यानी कि झांसी, सतारा, और क्या था, जैतपुर, और कुछ याद आ रहा है आपको, है ना, और भी कुछ होगा जैसे उदयपुर एंड नागपुर भी हो सकता है ना। ये सबको क्या कहा था, हड़प लिया था। और एक चीज़ और, अगर जो मिस गवर्नेंस का आएगा ना, यहाँ पर चलो संतान नहीं थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, वैसे जिनकी संतान नहीं हो रहा था उसको हम क्या करना था, उसको न्यू राजा नहीं देना था, और बल्कि उनका राजा जो था वो खत्म कर देना था। बट यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने जो चालाकी मारी वो मिस गवर्नेंस किसके साथ कहा उन्होंने, अवध के साथ। यानी कि अवध जो था एक एरिया, उसमें क्योंकि राजे के तो कितने बच्चे थे, ठीक है, तो अब जो ये था क्या, कौन सा बंदा डलहौजिया, इसने क्या लगाया दिमाग कि अवध में तो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी उसके राजे के बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ तो हम ये चीज़ तो लागू कर नहीं सकते। तो उसने क्या किया, मिस गवर्नेंस करके उस चीज़ को भी हड़पने की कोशिश की। यानी कि वो ऐसे ट्राई करते थे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज एक्वायर कर सकें, ये इनकी टैक्टिक्स होती थी। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखो इनकरेक्ट का मतलब क्या है भाई, क्या होता है इनकरेक्ट का मतलब, समझ आ तो। इनकरेक्ट का मतलब होता है कि गलत, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हो सकती है ठीक। हम ठीक की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो गोवा टेन फुल स्टेटहुड इन 1987, यानी कि 1987, ये तो भाई याद रखना क्योंकि ये 1987 की बात हो रही है। और गोवा ने जो ये फुल स्टेटहुड अटेन कर ली थी, क्योंकि इस पर जो था वो पोर्तुगीज़ राज कर रहे थे ना, है ना, इसलिए पहले क्या था, ये पोर्तुगीज़ के कब्जे में था और वो इंडिया को देने वाले थे नहीं। तो फिर इंडिया ने बड़ी मुश्किल से लिया और 1987 में इसको एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है। दीव इज आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खैबर, यानी कि ये भी ठीक है, यानी कि गल्फ ऑफ खैबर में ही जो है वो दीव एक आइलैंड है, ये भी सबको पता होगा, है ना। अब देखते हैं अगला, दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा। हाँ ये देखो, जो दमन एंड दीव था ये भी इन्होंने बिल्कुल सही सटीक यानी कि ऑप्शन दिया है। अब याद रखना नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आए, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटेड सेपरेटेड दमन एंड दीव, तो आपने लिखना है 56, ठीक है, क्या लिखना है 56, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिया था। अब बात करते हैं अगला, ये क्या है, दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल टिल 1954, यानी कि 54, है ना, 54 की बात हो रही है। और कहाँ भाई, फ्रेंच की बात हो रही है, फ्रेंच नहीं था यहाँ पर क्या था, पोर्तुगीज़ था भाई, पोर्तुगीज़, ठीक है। बस यही चीज़ से उन्होंने खेला खाली कर ली और जो अपना आंसर बन गया वो ये बन गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, समझे। बस उन्होंने इतनी सी चालाकी मारी कि पोर्तुगीज़ की जगह पर फ्रेंच मेंशन कर दिया, अदरवाइज जो ये स्टेटमेंट होती ये भी ठीक होनी थी। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब कौन सा रह गया, यही 28। अब इसमें क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर इस्टेब्लिश एम्बेसीज इन द, ये तो आपको पता ही होगा कि जो ये बहुत ज़्यादा भुड़क रहे थे, आपको पता था कौन है। इसका जो आंसर है वो टीपू सुल्तान, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल जो अपनी टाइज बनाने की कोशिश की थी। लाइक इन्होंने फ्रेंच के पास भी गए थे, टर्की के पास भी गए थे, इजिप्ट, यानी कि इनसे इन्होंने क्या किया, मॉडर्न टाई बनाने की कोशिश की। कौन, टीपू सुल्तान। अगर ऐसी कोई बात आए तो भाई आपने सीधे कह देना कि ये टीपू सुल्तान की बात हो रही है, क्योंकि इन्हें मॉडर्न जमाने में ज़्यादा रहने का शौक था और ये मॉडर्न चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करना चाहते थे, इसलिए। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन में देखिए आप तीनों स्टेटमेंट पढ़िए, यानी कि तीनों कह रहा हूँ, चारों स्टेटमेंट विच नोट करेक्टली मैच। अब देखो यहाँ पर ना नोट करेक्टली, यानी कि अब यूपीएससी इस पैटर्न में आ गया था कि अब नोट करेक्टली जो मैच है वो वाली क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा था, है ना। तो देखिए इंडियाज़ फर्स्ट टेक्निकल फिल्म, जो फर्स्ट टेक्निकल फिल्म थी, टेक्निकल फिल्म की बात हो रही है, वो कौन सी थी? झांसी की रानी थी। क्या ये सही है? वैसे तो यार सिंपल ही बात है कि ये डाउट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट थी, टेक्निकल फिल्म जो थी। अब बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट 3D फिल्म माय डियर कुट्टी, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। अब ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, इंश्योर्ड ताल, है ना। ताल मैंने ये लास्ट टाइम भी जब बच्चों को अपने मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता था तो मैंने यही चीज़ ऐसे याद की थी कि अगर तुम ताल से ताल नहीं मिलाओगे तो कार ठुक जाएगी, है ना। ताल से ताल नहीं मिलाओगे तो कार ठुक जाएगी, इसलिए उसकी इंश्योरेंस कराना जरूरी है। वैसे इंश्योर्ड फिल्म क्या है? ताल। जैसे कि ताल का मतलब समझ रहे हो, यानी कि एक कार जा रही है, ठीक है, अगर वो कार ब्रेक मार रही है तो पिछले को भी ब्रेक मारना ही पड़ेगा, या तो दूर खड़ी कर मार ले या पीछे, नहीं तो अगर ये ठुक गई तो भाई नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो इंश्योरेंस है वो करवाना जरूरी, यानी कि इंश्योर्ड फिल्म है वो कौन सी है? वो ताल। ओके, ये याद रखना। अब देखो नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट एक्ट्रेस, अब देखो टू विन भारत रत्ना, यानी कि वो कौन थे? मीना कुमारी थी भाई। भारत रत्ना की बात हो रही है, भारत रत्ना, ठीक है। वो जो मीना कुमारी है वो नहीं है भाई। इसका जो आंसर बन गया ये बन गया, यानी कि ये तो गलत हो गया, यानी कि विच ऑफ द नॉट करेक्टली मैच, यानी कि ये जो अपना आंसर है वो ये बन गया, है ना। ये सिंपल सा आंसर ये अपना बन जाएगा, ये डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, और कब की? 1793। जमींदार्स आर रिक्वायर्ड टू इशू पटास टू फार्मर्स विच वर नॉट इशूड बाय मैनी ऑफ जमींदार्स। द रीज़न वाज, रीज़न क्यों था भाई? उसका रीज़न क्या था? क्या था रीज़न? द जमींदार्स वर ट्रस्टेड बाय फार्मर्स, यानी कि जो जमींदार्स थे वो ट्रस्ट किए गए थे फार्मर्स के द्वारा। देयर वाज नो ऑफिशियल चेक्स। भाई देखो, जब भी ऐसी चीज़ हो ना तो सिंपल सी बात है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर उनके ऊपर ऑफिशियल चेक्स ही नहीं होंगे तभी तो वो क्या करेंगे? वो मिस गवर्नेंस जैसे काम करेंगे, है ना। यानी कि इसमें क्या होगा? जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पटास बट वर नॉट इशू फॉर मैनी जमींदार्स, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? देयर वर नो इशू और देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार से, उनके ऊपर कोई ऑफिशियल चेक था ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? गाइस देखो, आज हमने 30 क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को थम्स अप, है ना। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, आप अपना कमेंट तो कीजिए। अगर कमेंट में कुछ मेरे से कोई गलती हो रही तो उसे मैं सुधारूंगा, इंप्रूव करूंगा, मैं आपसे यही पूछूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल कुछ सीखने वाला लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।